नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, जिसका समय है 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल आज जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, अकुश श्रीवास्तव जी, विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी आज इस पैनल में मौजूद हैं सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए। और सबसे पहले आज सियासी खबर राजस्थान की है, जहां वोटिंग से 4 दिन पहले, क्योंकि 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और उससे पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो घोषणा पत्र में क्या कुछ है, अब जरा ये जान लीजिए। राजस्थान में 4 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है कांग्रेस की तरफ से। कुल 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई। महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए, गरीबों को घरेलू गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिलेगा। और सबसे बड़ी गेम चेंजर योजना जो मानी जा रही है कांग्रेस के लिए राजस्थान में, चिरंजीवी बीमा, उसकी रकम जो अभी तक 25 लाख है उसको बढ़ाकर 50 लाख करने का वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। साथ ही पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया कैडर, प्राइवेट स्कूलों में 12वीं तक फ्री शिक्षा के लिए कानून, किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के हिसाब से एमएसपी लाना और राजस्थान में जातीय जनगणना वाला वादा जो कांग्रेस हर राज्य में कर रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो फिर जातिगत जनगणना कराएंगे। सुनिए जरा, मैनिफेस्टो जब जारी कर रहे थे, घोषणा पत्र जब जारी कर रहे थे, उस समय अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, कुपोषण यहाँ पर है, भूखमरी यहाँ पर है, कैसे आप बनोगे विश्व गुरु? इसको संभालो। पहले 4 कानून पार किए सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने। राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट, इंफॉर्मेशन और नरेगा का 5वां कानून पास हो, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। सामाजिक सुरक्षा हमारा मोटो भी है, सोशल सिक्योरिटी। हम तो मांग करते हैं केंद्र सरकार से, पूरे देश में राहुल गांधी जो लेके आए थे न्याय योजना 6,000 वाली, उसका विस्तार करते हुए राइट टू सोशल सिक्योरिटी मिले देशवासियों, हर परिवार को दुनिया के मुल्कों की तरह मंथली पैसा मिले। हमने यहाँ 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं 1,000 रुपए। तो बैटल ग्राउंड राजस्थान है और ऐसे में ये चुनावी वादों की जो बौछार है बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार राजस्थान में किसकी गारंटी चलेगी। विजय जी, आपसे शुरुआत करूंगी। ये खासतौर से जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना जो सरकार लेकर आई थी राजस्थान में, गहलोत सरकार, और अब उसकी सीमा बढ़ाने का जो वादा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, आपको लगता है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है? ये पिछली सरकार, मतलब जो पिछला कार्यकाल रहा सरकार का अशोक गहलोत का, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण रही और इसका बड़ा फायदा अशोक गहलोत सरकार को मिला है कि उससे जो आम आदमी है उसको स्वास्थ्य के लिए बड़ा काम फायदा हुआ और उसको डबल कर देना, ये इसी का सबूत है कि उनको लगा था कि ये एक गेम चेंजर स्कीम है जिसको किया जा सकता है। और दूसरा, जो महिलाओं के लिए 10,000 रुपये देने का एक और स्कीम उन्होंने की है, वो बड़ी है। लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट उन्होंने काम किया कि एमएसपी के लिए कहा है कि कानून लेकर आएंगे, एमएसपी के लिए कानून लेकर आने की बात की और ओपीएस के लिए भी कानून लेकर आने की बात की। लेकिन मुश्किल यह है कि अशोक गहलोत की जितनी योजनाएं, उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो सब अच्छी योजनाएं हैं। लेकिन पार्टी के अंदर जो 70 एमएलए, जिन पर खुद अशोक गहलोत साहब, खरगे साहब, पार्टी को जो प्रचार कंपनी देख रही थी, जो उनका स्ट्रेटजी देख रही थी, उन्होंने कहा था 60 से 70 एमएलए के टिकट काटने चाहिए, उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। ठीक है, लेकिन वो टिकट नहीं काटे गए। तो क्या वो एंटी इनकम्बेंसी अशोक गहलोत को रिवाज बदलने में मदद करेगी या रोकेगी? ये जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है विनोद जी को आना चाहिए। ये वो 70 एमएलए, उनके खिलाफ नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी हो सकता है, टिकट काट दीजिए, अशोक गहलोत ने काटे नहीं, और ऐसे में ये गारंटीज जो अशोक गहलोत लेकर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, अशोक गहलोत का जो मॉडल है चुनाव लड़ने का, वो वही है जो नरेंद्र मोदी जी का गुजरात में होता था। पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर बीजेपी लड़ती थी और एमएलए का एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं, वो सब साइडलाइन हो जाती थी। अशोक गहलोत ने उसी मॉडल को अपनाया है। आज राजस्थान का चुनाव अगर चेहरे का चुनाव बन गया है तो अशोक गहलोत की बदौलत ही बना है। और चिरंजीवी योजना सबसे बड़ी योजना उनकी है, जिसकी बदौलत अशोक गहलोत रिवाज बदलने के मामले का मुकाबला कर रिवाज जो है उसको बदलने की बात कर पा रहे हैं और लड़ाई लड़ पा रहे हैं। आज उन्होंने घोषणा पत्र के जरिए ये जता दिया कि आगे भी उनकी योजनाएं इसी तरह न सिर्फ जारी रहेंगी बल्कि उनका विस्तार भी हुआ है। नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या राजस्थान का चुनाव चेहरे का चुनाव बन गया है? इसको लेकर आगे चर्चा करेंगे। और योजनाओं की जहां बात हो रही है तो वहां तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि साहब अगर हम सत्ता में आएंगे तो जो अच्छी योजना है इनकी उसको नहीं रोकेंगे, उसको जारी रहने देंगे। इस बीच आपको सीधे जरा लेकर चलते हैं राजस्थान उदयपुर, जहां इस वक्त
राहुल गांधी सभा कर रहे हैं, सुनते हैं जरा। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक कांग्रेस पार्टी है तब तक आदिवासियों की अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। आपके साथ खड़े होके आपके बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे, फ्री में स्वास्थ्य दिलवाएंगे, मुफ्त में स्वास्थ्य दिलवाएंगे, और आपका जो जमीन पर, जंगल पर, जल पर हक बनता है वो आपको दिलवाएंगे। तो ये हुई बात आदिवासियों की। अब चलिए पिछड़ों की बात करते हैं। देश में कम से कम 50% पिछड़े लोग हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, मगर लोग जानते हैं कि कम से कम 50% आबादी पिछड़ों की है। जिस दिन मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण दिया और मैंने कहा कि देखिए, अगर हम पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भागीदारी देना चाहते हैं, देश में अधिकार देना चाहते हैं, तो हमें दो चीजें पहले पता लगानी पड़ेंगी। सबसे पहले, किसकी कितनी आबादी है, आदिवासी कितने, दलित कितने, ओबीसी कितने, जनरल कास्ट के लोग कितने। सबसे पहले जाति जनगणना की जरूरत है। अगर हम अधिकार की बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो कितने लोग कौन सी जात के, कौन से समाज के हैं, वो तो पता लगाना ही पड़ेगा। इसको हम जाति जनगणना कहते हैं। और दूसरा सवाल, हिंदुस्तान का जो धन है, सोने की चिड़िया का धन है, उसका कितना भाग आदिवासियों के पास है, कितना जनरल कास्ट के पास, कितना ओबीसी के पास, कितना दलितों के पास, ये पता लगाना पड़ेगा। तो राजस्थान में राहुल गांधी की चुनावी सभा, जहां राहुल गांधी सीधे निशाने पर बीजेपी को लेते हुए आक्रामक अंदाज में बीजेपी पर हमला करते हुए नफरत की राजनीति बीजेपी करती है। और यहां जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे, राजस्थान का चुनाव, अभी विनोद जी ने बोला कि साहब चेहरे का चुनाव हो गया है, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, मुझे लगता है राजस्थान के चुनाव में चेहरे का चुनाव बनाने का प्रयास किया गया है कांग्रेस की तरफ से, अशोक गहलोत की तरफ से ये प्रयास किया गया है कि नरेंद्र मोदी बनाम अशोक गहलोत हो, जिससे कि कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर अशोक गहलोत की जो छवि है वो कांग्रेस के अंदर, क्योंकि कांग्रेस आला कमान के सामने भी वो अपने आप को बड़ा रखना चाहते हैं, क्योंकि आला कमान लगातार ये प्रयास किया है कि कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा बदले। 2018 में भी प्रयास किया गया, बीच में 2020 में भी प्रयास किया गया, और अब लास्ट में ये लग रहा है कि 2023 के चुनाव के बाद भी चेहरा बदला जा सकता है। लेकिन अशोक गहलोत का प्रयास ये है कि मेरा चेहरा ही मुख्य होना चाहिए, उसके लिए वो पूरा चेहरे का चुनाव बना दिए हैं कि मोदी बनाम गहलोत। बिल्कुल, अपना कद अपनी पार्टी में भी सबसे ऊंचा दिखाने के लिए और सीधे सीधे इस चुनाव में फायदा उठाने के लिए चेहरे का चुनाव बनाने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश। और ऐसे में जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, क्या वो इस चुनाव में कांग्रेस के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है? तो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के लिए जारी कर दिया है। राजस्थान में किसकी गारंटी चलेगी, ये सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है कि कांग्रेस का आज का जो घोषणा पत्र है, क्या वो चुनावी जीत का अस्त्र बनेगा? आपको जी लगता है कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आसार होते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें बढ़ा चढ़ा के करी जाती हैं। जैसे मेरी जेब की पॉकेट जैकेट की है तो बहुत लंबी चौड़ी लेकिन फटी हुई है, तो वही हाल राजस्थान का है। आप कह क्या रहे हैं? लेकिन ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? मैं इसे क्योंकि बता रहा ये जो हूँ, घोषणा पत्र है, बता रहा इसमें हूँ। चिरंजीवी योजना जो अभी तक 25 लाख जिसमें सीमा थी, उसको बढ़ाकर 50 लाख करने की बात की मैं बता रहा हूँ, वही है। चिरंजीवी नहीं, बेरोजगारी, रोजगार के लिए इन्होंने कहा कि 4 लाख रोजगार और देंगे। आपको पता है कितने वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं? 8 लाख एम्प्लॉइज हैं। आप 50% बढ़ा देंगे, स्टेट एक्सचेंजर कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ये अल्लाह मियाँ जाने बैठ करके वाला हिसाब किताब हो रहा है। उसी तरीके से जो चिरंजीवी योजना है, इसको लेकर के लगातार संदेहास्पद स्थितियाँ रही हैं,
जो 25 लाख तक के इलाज की बात की जा रही है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंची, या उसका कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड अभी तक सामने दिख नहीं रहा है। कल भी मैंने अपने जो वहाँ हमारा स्थानीय दफ्तर है वहाँ से बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा इसका हमें कोई बहुत वो नहीं मिल पा रहा है, और विपक्ष हमेशा इसको आड़े हाथ इसीलिए ले रहा है कि कह तो दिया गया है कि 25 लाख तक का आपको इलाज मिलेगा, लेकिन मिलना मुश्किल हो रहा है। तो जितनी तो मतलब अगर जो बात आप कह रहे हैं इसका मतलब तो ये हुआ कि अशोक गहलोत अपने लिए लड़ाई फिर तो खुद ही मुश्किल कर रहे हैं कि साहब 5 साल वो जिस तरीके की योजनाएं लेकर आए उनको वो जमीन पर उतार नहीं पाए, और अब अगर वो उसका एक्सटेंशन कर रहे हैं तो क्या वो अपनी लड़ाई खुद मुश्किल कर रहे हैं? लास्ट में लाके लेके आए। योजना का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ 25 लाख जिसको जरूरत थी उसको मिला कि नहीं मिला, उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हुआ स्वास्थ्य सेवाओं में हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों की स्थिति खराब है। इस योजना का फायदा ये हुआ कि हर आदमी को जहाँ जरूरी है वहाँ इलाज मिला, प्राइवेट में भी जाकर वो इलाज करवा पाया, और इसका एक बड़ा फायदा वहां पर हुआ है कि क्योंकि आप सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं वहां की स्थिति ठीक नहीं है, और सरकारी अस्पताल न तो सुधर रहे हैं न सुधर सकते हैं, ऐसा लगता है कोई इच्छा शक्ति है, कोई इच्छा शक्ति है, तो वो उसका फायदा होता है। इसलिए पेशेंट जो है या जो आदमी है वो सोचता है मेरे को कहीं भी इलाज मिल रहा है और उसका पैसा नहीं लग रहा, तो ये एक बड़ा इंपैक्ट डालता है। अब जरूरी नहीं कि हर आदमी को तो 50 लाख की या 25 लाख की जरूरत नहीं, लेकिन उसका एक इंप्रेशन होता है कि आप 25 लाख, और बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए भी आपके पास एक वो है गारंटी है जो और मुझे एक मिनट मुझे लगता है वो मध्य प्रदेश का यहाँ पर जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो लाडली बहना योजना थी उसमें बहुत सी महिलाएं, क्योंकि उसकी एक सीमा थी, तो वो कहती थी साहब इससे हमें क्या फायदा है, हमें तो इसमें इंक्लूड नहीं किया। लेकिन वहीं अगर इस चिरंजीवी बीमा योजना की बात की जाए तो इसमें सबके लिए है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जिसके पास राजस्थान का आधार कार्ड है वो सब उसमें लाभार्थी है, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट ज्यादा है। क्योंकि देखिए आप बीपीएल के लिए करते हैं, ठीक है, गरीबों के लिए करते हैं, लेकिन वे ग्रुप होता है, लेकिन एक बड़ा सेक्शन जो है जो लोअर मिडिल क्लास है, जो सैलरीड क्लास है, वो भी उसकी भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं होती है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है 5 लाख 10 लाख रुपए का इलाज कराना, तो वो भी अगर लाभार्थी इसमें आ जाता, कवर हो जाता है, तो निश्चित रूप से इसका एक इम्पैक्ट ज्यादा होता है। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, 10,000 रुपए अगर यही योजना वो साल भर पहले लागू कर देते और डिलीवरी इसकी शुरू हो जाती, 10,000 रुपए 10,000 रुपए साल देना है ना इनको, कह रहे हैं महिलाओं को जो देने की बात कर रहे हैं, जी वो अलग योजना है, जी वो तो अलग योजना है कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ वो अगर देना शुरू कर देते तो उसका फायदा ज्यादा बड़ा मिलता, लेकिन वो वैसे ही है जैसे प्रधानमंत्री ने 19 में 2,000 रुपए किसानों को देना शुरू किया, 3 किस्तें 4 किस्तें दे चुके थे, और राहुल गांधी ने 72,000 रुपए साल की घोषणा की, वो काम नहीं आई, ये वाली काम आ गई 2,000 रुपए। डिलीवरी का फर्क होता है। हेल्थ जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और वो सबसे जरूरी चीज होती है जिसमें ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। राजस्थान में कहा ही जाता है कि बीमारी और अदालत ये किसी को ना दे, इससे बचे, क्योंकि कोर्ट का भी इतना बड़ा मामला होता है कि आदमी का सारा पैसा उसमें खर्च होता है, और हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। जिस तरह से इसमें अशोक गहलोत सरकार ने इसीलिए ये जो पूरी हॉस्पिटल में पैसा खर्च होने के बावजूद कई बार पेशेंट की मौत हो जाती है, तो डबल ट्रॉमा होता है, दोहरा। उसमें क्या है कि अशोक गहलोत सरकार ने पहले क्या किया था कि सरकारी अस्पतालों में इलाज ही मुफ्त कर दिया था, तो वो उस योजना का एक बड़ा फायदा था। फिर इसका एक्सटेंशन हुआ क्योंकि ये कहा गया कि नहीं सरकारी अस्पतालों में इलाज ही नहीं हो रहा, मुफ्त क्या कर रहे हैं आप। इसी वजह से माना यह जा रहा है कि ये योजना एक तरीके से गेम चेंजर इस चुनाव में कांग्रेस के लिए साबित हो सकती है, और अशोक गहलोत की सत्ता में वापसी की जो राह है वो आसान कर सकती है। ऐसा होगा क्या, इसी को लेकर आगे चर्चा करेंगे, और छोटे से ब्रेक के बाद बात घोषणा पत्र वर्सेस संकल्प की भी करेंगे, जनता के पास क्या विकल्प इसकी भी करेंगे। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में रोड शो करने वाले हैं। पीएम मोदी शाम 5:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो जाएगा। तो इसकी तैयारियां कैसे चल रही हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं जयपुर। हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है, जरा उन्हीं से जानते हैं। नीरज, दिखाइए जरा सड़कों की तस्वीर क्या है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सजा हुआ नजर आ रहा है जयपुर शहर। रोमाना, मैं जहां हूं यह ऐतिहासिक सांगानेरी गेट है। आप ये देखिए, पहले इसकी ऐतिहासिकता देखिए। ये सांगानेरी गेट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी गेट से अपना रोड शो शुरू करेंगे। लेकिन जैसा कि उनका हमेशा का रहता है कि जहां से वो रोड शो शुरू करते हैं, कोशिश होती है कि कोई मंदिर हो, कोई मठ हो, कोई पूजा का घर हो, वहाँ दर्शन करें और उसके बाद। तो मैं आपको पहले ही दिखाता हूँ, ये हनुमान मंदिर है। ये सांगानेरी गेट में हनुमान मंदिर है, पूर्वमुखी हनुमान मंदिर बोला जाता है। और यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने के बाद देखिए सजाया भी जा रहा है, इस मंदिर को सजाया जा रहा है पूरी तरह से, गुब्बारे लगाए जा रहे हैं भगवा कलर के। हनुमान जी का दरबार है, तो हनुमान जी के दरबार में
पहले वो आएंगे, यहाँ पे दर्शन करेंगे, दर्शन पूजन करने के बाद अपना रोड शो शुरू करेंगे। पंडित जी भी हैं। पंडित जी, आज तो प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं आपके पास। जी हाँ, जरूर पधारेंगे वो दर्शन करने के लिए। और ये मंदिर जो है ये भी अपने जयपुर में 300 साल पुराना है, सबसे पुराना मंदिर है। आज तक जयपुर नहीं बसा, उससे पहले का मंदिर है। आज उनमें मोदी जी भी अपने दर्शन करेंगे। और रोमाना यहाँ मोदी जी दर्शन करेंगे हनुमान मंदिर का, और दर्शन करने के बाद अपना रोड शो शुरू करेंगे। अब आपको रूट दिखा देते हैं, किस रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलेंगे। ये सांगानेरी गेट से होते हुए ये निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह से निकलेंगे और सीधे यहाँ से बापू बाजार पहुँचेंगे। बापू बाजार से नेहरू बाजार पहुँचेंगे। नेहरू बाजार से होते हुए वो किशनपोल बाजार पहुँचेंगे और उसके बाद छोटी चौपड़, फिर त्रिपोलिया बाजार गेट, फिर बड़ी चौपड़ होते हुए यहीं पे आ जाएंगे। यानी कि ये पूरे शहर को, चौकोर शहर को घूमकर करीब 8 किलोमीटर का रोड शो करेंगे और रोड शो करने के बाद यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के आने से पहले की तैयारियाँ देखिए, लगातार एक कॉरिडोर बनाया गया है, जैसा कि आमतौर पर उनके रोड शो में होता है कि दोनों तरफ लोग रहेंगे। चूंकि ये पूरी मार्केट है, इस मार्केट से होते हुए गुजरेंगे, तो दोनों तरफ कॉरिडोर बनाया गया है, गुब्बारे लगाए गए हैं, भगवा कलर के झंडे लगाए गए हैं और थोड़ी देर में ये होर्डिंग, बड़ी बड़ी होर्डिंग और बड़े बड़े बैनर्स लगाए जा रहे हैं। क्योंकि शाम को 6 बजे उनका रोड शो होना है, तो उससे पहले की ये सारी तैयारियां हैं। तो एक भव्य रोड शो, 4 विधानसभाओं को कवर करना, 8 किलोमीटर का ये रोड शो होगा। उनके साथ भाजपा के तमाम लीडर्स भी होंगे। ये इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से जयपुर के किले को जीतना चाहती है, क्योंकि यह राजधानी है और माना यह जा रहा है कि अगर राजधानी में कमजोर रहे तो दूसरी जगह पे भी कमजोर रहेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और सभी बड़े शहर, कल बीकानेर में उनका रोड शो हुआ, आज जयपुर में रोड शो हो रहा है। ये तैयारियां हो रही हैं, सिक्योरिटी खड़ी है। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता, सबसे ताकतवर नेता, उनका एक बड़ा रोड शो आज होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर पिंक सिटी के नाम से मशहूर, राजस्थान के जो अलग अलग रीजन हैं उसमें ढूंढार रीजन में ये इलाका पड़ता है। और पिछली बार अगर बात की जाए 2018 में, तो कांग्रेस पार्टी ने यहां पर बढ़िया प्रदर्शन किया था और इस बार बीजेपी की तैयारी कांग्रेस के उसी किले में ये सेंध लगाने की, जिसके तहत जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये रोड शो जो शाम में शुरू होगा, करीब 6 किलोमीटर का ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके जरिए कहीं ना कहीं राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी के किले को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में अब सवाल आपके सामने ले आते हैं, क्योंकि आज कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया है। घोषणा पत्र वर्सेस संकल्प जो बीजेपी ले रही है, और जनता के पास ऐसे में क्या है विकल्प। आपको क्या लग रहा है राजस्थान का चुनाव किस दिशा में जाता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, राजस्थान का चुनाव दोनों लोग अपनी अपनी दिशाओं में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए आप देखिए कि अब चुनाव में जो घोषणा पत्र है उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। पहले गरीबों पे फोकस होता था, अब फोकस किया गया है पहली प्राथमिकता महिलाओं की, दूसरा किसान की, और जो बेरोजगार और युवा हैं उनको तीसरे पायदान पे रखा गया है। महिलाओं पे इसलिए फोकस किया गया क्योंकि महिलाओं ने अपनी अहमियत तमाम राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बताया है। इसलिए आप देखिए सभी राजनीतिक दल सीधे सीधे महिला वोटर को फोकस करके चल रहे हैं। दूसरा किसानों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि राजस्थान ऐसा राज्य है जहां महिला और पुरुष दोनों खेती करते हैं और एक बड़ा तबका जो है वो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। तीसरा रोजगार, तो जो नया वर्ग है, नया वोटर है, उसको लुभाने की भी एक कोशिश की जा रही है। इसलिए आप देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों के घोषणा पत्रों में ये प्रयास किया गया है कि ये तीनों वर्ग किसी भी तरह से हमारे साथ जुड़ जाए। आप जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है विजय जी को आना चाहिए, लेकिन सर अगर दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र को देखा जाए तो ऐसे में जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, जिस तरीके से ओपीएस को कानूनी जामा पहनाने की बात हो या फिर ये चिरंजीवी बीमा योजना इसका दायरा 25 से 50 लाख करने की बात हो, क्या आपको लगता है कि यहां पर कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले एज हासिल करती हुई नजर आ रही है? यदि घोषणा पत्र को देखें तो मेरे ख्याल से कांग्रेस जो है एज पर है, कुछ पॉइंट्स जो है ज्यादा है, बाकी दोनों के दोनों घोषणा पत्र करीब एक जैसे है। लेकिन जयपुर का रोड शो महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी तो है और पिछले चुनाव को छोड़ दे तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। और इस चुनाव में सबसे जो बीजेपी के स्टार कैंडिडेट हैं वो हैं दिया कुमारी,
जो पहले राजसमंद से एमपी रही हैं, अब वो उन्हें जयपुर विद्याधर नगर से उतारा गया। विद्याधर नगर से उतारा गया और वो जो है जयपुर के राज परिवार से है। उनके पिताजी कांग्रेस के चुनाव से लड़े हैं, उनकी दादी जो है स्वतंत्र पार्टी से एमपी रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है जयपुर। तो अब दिया कुमारी के लिए प्रधानमंत्री का एक रोड शो और पूरे जयपुर का जो अपना पूरा वोट बैंक है, क्योंकि जयपुर ऑलमोस्ट पिछले 50 साल से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। नहीं तो क्या साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा, उसमें दिया कुमारी नजर आएंगे हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में? और अगर वो आएंगी और वसुंधरा राजे नहीं आएंगी तो उससे क्या? इसीलिए दिया कुमारी का स्टेचर बढ़ेगा और वो फिर एक चर्चा शुरू होगी कि अब कौन, क्या वसुंधरा राजे उसी पायदान पर खड़ी होंगी जहां दिया कुमारी होंगी या नहीं होंगी? वो ठीक है कि भी रणनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से नहीं कह सकते आप। वसुंधरा राजे आज भी उसी तरीके के है उनका स्टेचर, आज भी वो गणित कर सकती हैं, आज भी वो अपने हिसाब से गोटियां सेट कर सकती हैं, जैसे कि भैरव सिंह शेखावत किया करते थे। इस पर आगे चर्चा कर लेंगे। जरा सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बारां में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। हाथ जोड़ के कहते थे कि नहीं जी सुबह मत दीजिए, लोगों को आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 2 बजे के बाद दीजिए, क्योंकि 11-12 बजे सभा करना बहुत मुश्किल होता है। मैं जिले के सभी कार्यकर्ताओं को इतनी बधाई देता हूं कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया, वो भी सुबह के समय। आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं और जनता जनार्दन को विशेष रूप से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने मुझे दर्शन करने का सौभाग्य दिया, आपने हमें आशीर्वाद दिए। मैं इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों को देख रहा हूं। खाना पकाने का समय हो, रसोई घर छोड़ करके राजस्थान का भाग्य बनाने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में माताओं का आना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। ये प्यार, ये आशीर्वाद दिखाता है कि मेवाड़, हाड़ौती के मन में राजस्थान का भविष्य और राजस्थान में परिवर्तन की भावना कितनी प्रचंड है। राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार आ रही है भाजपा सरकार। राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार। साथियों, यहां के लोगों से भाजपा का हमेशा से ही खास रिश्ता रहा है। बारां झालावाड़ क्षेत्र ने भाजपा को राजस्थान के लिए 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। तो राजस्थान के बारां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। राजस्थान की चुनावी बाजी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चेहरे पर बदल देंगे?